दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो फिर यह खबर आपके काम की है। कभी कभी यात्रियों को ट्रेन टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन अब इससे निजात पाने के लिए रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत रेल मंत्रालय ने ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए तय की गई दूरी को बढ़ा दिया गया है। यात्रियों का समय बचेगा। इस बदलाव के बाद आप उस स्टेशन से दूर होने पर भी टिकट बुक कर सकते हैं जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है। अनारक्षित टिकटों में उपलब्ध इस छूट से यात्रियों के समय की बचत होगी। यात्रियों को टिकट लेने के लिए लगी लंबी कतारों से निजात मिलेगी। दरअसल अब तक आप शुरुआती स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक कर सकते थे। इस बदलाव के कारण अब 2 किलोमीटर की दूरी को बढ़ा करके 20 किलोमीटर कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के संज्ञान में आया है कि जब स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी होती है तो फिर कई बार मोबाइल नेटवर्क गायब होने की समस्या आ जाती है। इस वजह से यात्री चाहकर भी ट्रेन टिकट की बुकिंग नहीं कर पाए, लेकिन अब ये 2 किलोमीटर से बढ़ा करके 20 किलोमीटर कर दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अभी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर अभी इसके लिए बेहतरीन मौका है। दरअसल स्टील सरिया की कीमतों में फिर से बड़ी गिरावट हुई है। मतलब अगर आप अभी इसे खरीदते हैं तो फिर आपका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में होने वाले खर्च कम हो जाएगा। जी हाँ, स्टील सरिया के दाम में फेरबदल होता है तो फिर इसके अनुसार ही रियल एस्टेट और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बदलाव दिखाई देने लगता है। इसके दाम बढ़ने पर कंस्ट्रक्शन का खर्च बढ़ जाता है और सस्ता होने पर खर्च में अच्छी खासी कमी देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि दीपावली से पहले भी सरिया के दाम में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद इसमें फिर से तेजी देखी गई। लेकिन अब जबकि 2022 खत्म होने वाला है तो फिर आखिरी महीनों में एक बार फिर से सरिया के दाम गिर गए हैं और ये दीपावली के समय से भी नीचे पहुंच गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है उसके बाद से गुजरात में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करते हुए यशोदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया है। तो फिर वहीं अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि अगर पार्टी गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत हासिल करती है तो फिर भूपेंद्र पटेल राज्य के सीएम बने रहेंगे। चुनाव से पहले सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सर्वे में यह पूछा गया है कि मुस्लिम वोटरों की पसंद कौन है। इसके जवाब में गुजरात के 47% मुस्लिम वोटर कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, जब 25% मुस्लिम वोटर गुजरात में आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। 9% मुस्लिम वोटर ओबीसी को पसंद कर रहे हैं। वहीं गुजरात में 19% मुस्लिम वोटर ऐसे हैं जो बीजेपी को भी पसंद कर रहे हैं। सी वोटर के इस सर्वे से यह साफ है कि गुजरात में मुस्लिम वोटर कांग्रेस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 8 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। इन आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव स्तर पर प्रमोशन मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए महागठबंधन की जदयू और एनडीए की भाजपा के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। एआईएमआईएम ने कुर्नी से विधानसभा चुनाव में गुलाम मुर्तजा अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। इसका ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। गुलाम मुर्तजा अंसारी पसमानंदा मुसलमान है। जब बिहार में मौजूदा वक्त में पसमानंदा मुसलमानों के एकमात्र विधायक इसराइल मंसूरी है जो नीतीश सरकार में मंत्री है। वही महागठबंधन की जदयू ने पहले ही कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। यहां से महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है जो जदयू के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले यह सीट राजद के विधायक अनिल कुमार सहनी की विधायक का जाने से खाली हुई थी। आरजेडी जदयू में समझौते के बाद यह सीट जदयू के खाते में गई, जहां वहीं भाजपा ने आज ही केदार गुप्ता को इस उपचुनाव के लिए टिकट दिया है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन किया जाएगा। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और फिर 8 दिसंबर को मतगणना होगी। दोस्तों बिहार में साइबर अपराधी लगातार ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर अपराधियों के ताजा शिकार कृषि मंत्री कुमार सर्वजित हुए हैं। दरअसल साइबर ठगों ने कृषि मंत्री कुमार सर्वजित की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को
चूना लगाने का प्रयास किया है। इसका खुलासा तब हुआ जब विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने कृषि मंत्री कुमार सर्वजित को इस मामले की जानकारी दी। साइबर अपराधियों ने अब तक कृषि मंत्री कुमार सर्वजित के नाम पर कितने लोगों को चूना लगाया गया है, ये जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन उनके आप्त सचिव की तरफ से साइबर क्राइम ब्रांच को लिखित जानकारी दी गई है। इसमें उस नंबर का भी जिक्र किया गया है जिस नंबर पर व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन के जरिए मंत्री की तस्वीर लगा करके लोगों को फोन कॉल किया जा रहा है और ठगी का काम किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना में हो रही देरी पर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना को टालने का बहाना खोज रही है। जातीय जनगणना को टालने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब फरवरी के बजाय उसको मई महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से निकाय चुनाव को टाला, ठीक उसी तरीके से जातीय जनगणना को भी टालना चाह रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिहार की सरकार किसी न किसी बहाने जातीय जनगणना को टाल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड का मौसम शुरू होते ही अस्पतालों में इमरजेंसी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। जब पिछले 2 दिनों से ठंड से पीड़ित मरीजों की संख्या में 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। पटना स्थित पीएमसीएच के इमरजेंसी में 2 दिन पहले तक प्रतिदिन औसत 2 से 3 ब्रेन हेमरेज से पीड़ित मरीज भर्ती होने आते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में 9 मरीज ब्रेन हेमरेज से पीड़ित होकर के पहुंचे हैं। यह 3 सांस की गंभीर तकलीफ से पीड़ित थे। मुख्य इमरजेंसी अधिकारी डॉक्टर अभिजीत सिंह ने बताया है कि पीएमसीएच में केवल 2 दिनों में ऐसे 9 मरीज पहुंचे हैं। इसके साथ ही पीएमसीएच की शिशु इमरजेंसी में ठंड और फिर निमोनिया से पीड़ित 4 बच्चों जो 2 दिनों में भर्ती हुए हैं। इमरजेंसी के साथ ओपीडी में सर्दी, खांसी, अस्थमा, बीपी आदि से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। आईजीएमएस के मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया है कि मेडिसिन ओपीडी में औसतन 400 से 500 मरीज नियमित इलाज कराने आते हैं, जब पहले लगभग 40 से 50 मरीज सर्दी, खांसी, वायरल संक्रमण आदि से पीड़ित होकर के पहुंचते थे। अस्थमा पीड़ित भी कुछ मरीज होते थे, जब पिछले 3 दिनों से ऐसे मरीजों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई है। दोस्तों बात करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। मंगलवार को चिराग पासवान जमुई पहुंचे थे। यहां पार्टी द्वारा आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में भाग लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और फिर जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने की औपचारिकता घोषणा करेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी लंबी मुलाकात हुई है। जब विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी, उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़ करके महागठबंधन के साथ चले गए। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लंबे समय से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। जहां वे लंबे समय के बाद गांव से पटना लौटे, लेकिन इसके बाद भी वे पार्टी कार्यालय नहीं आए। ऐसे में अब जगदानंद सिंह अपने पद पर बने रहेंगे या किसी और को उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पार्टी के शीर्ष स्तर पर विचार मंथन हो रहा है। जल्द ही लालू प्रसाद इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। लालू प्रसाद यादव इसी महीने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद जगदानंद सिंह के मामले को खत्म करना चाहते हैं। राजद सुप्रीमो अपने नजदीकियों से इस बारे में विमर्श कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में राजद के अंदर चल रहे बड़े सियासी गतिरोध का पटाक्षेप हो जाए। दरअसल आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के उपाहोप की स्थिति होने से न तो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो पा रहा है और न ही संगठन की गतिविधियां प्रभावित तौर पर आगे बढ़ पा रहा है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को निर्णय लेना जरूरी हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूर्व सहयोगी और फिर संभावित राजनीतिक साथी ने बिखरे विपक्ष को एकजुट करने के उनके प्रयासों के खिलाफ नकारात्मक बात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात की मुश्किलों से 2 महीने बीते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने संयुक्त विपक्ष के सर्वसम्मत नेता बनने की नीतीश कुमार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पिछले सप्ताह के अंत में नई दिल्ली में एक समारोह में बोलते हुए अरविंद
अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उस पर तंज कसते हुए कहा है कि एक नेता ने केंद्र में बीजेपी को हराने का ठेका ले लिया है। केजरीवाल ने कहा है कि इसे जनता पर छोड़ दें, अगर वे चाहें तो फिर बीजेपी को हरा देंगे। उन्होंने विपक्षी एकता के विचार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक साथ आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता केवल विपक्षी एकता नहीं बल्कि बेहतर जीवन की उम्मीद करते हैं। विपक्ष को जनता के सामने रोड मैप रखना चाहिए कि कैसी उनकी जिंदगी बदली जा सकती है। अगर जनता को यह आइडिया पसंद आया तो फिर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग को लेकर के मुखर दिख रहे हैं। जी हां, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के एक कार्यक्रम में की गई मांग के बाद बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने का निर्णय लिया था। यह नीतीश कुमार कई मौके पर इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। हाल के दिनों में देखें तो फिर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के लोग शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जब वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि शराबबंदी का फैसला सभी दलों का सामूहिक फैसला था। वैसे एक बात गौर करने वाली है कि सभी दल शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी सफलता को लेकर के सवाल जरूर उठा रहे हैं। शराबबंदी पर आखिर अपने ही क्यों सवाल करने लगे हैं, ये सवाल है। जब सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी को सफल नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लागू शराबबंदी का कानून सफल नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक जनता नहीं चाहेगी, सरकार के चाहने से शराबबंदी सफल नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, सिवान, पूर्णिया, बेतिया समेत 10 शहरों की हवा खतरनाक हो गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शहरों की हवा में प्रदूषण का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिससे लोगों को सांस से संबंधित परेशानियां हो सकती है। खबर के अनुसार बिहार के सिवान, बेतिया और कटिहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लेवल 400 से अधिक हो गया है। वहीं अन्य शहरों में AQI लेवल 300 से ज्यादा है। इन हवा में सांस लेना इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। जब बिहार में वायु की खराब होती ही गुणवत्ता को देखते हुए सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की वायु प्रदूषण विशेषज्ञ अंकित ज्योति ने कहा है कि यहां तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करना चाहिए ताकि प्रदूषण से बचाया जा सके। दरअसल वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लेवल 100 से ज्यादा होने पर उस हवा को खराब माना जाता है, लेकिन बिहार के शहरों में प्रदूषण का लेवल 300 से 400 तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को घर से निकलते समय मास्क लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया सहित 38 जिलों में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। खबर के अनुसार गरीब परिवार में अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो फिर मौत के बाद अंत्येष्टि के लिए बिहार सरकार द्वारा 3000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है ताकि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा सके। इसके लिए सरकार के द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना चलाई गई है। आपको बता दूं कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ सभी वर्ग के आम नागरिक जो BPL के अंतर्गत आते हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति की उम्र का तत्काल दाह संस्कार कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-सुविधा की वेबसाइट पर जाएं और कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिंक पर क्लिक करें और फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। आवेदन करने के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात की जाए तो फिर आवेदन का आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL सूची या फिर राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि पटना समेत पूरे बिहार के सभी सरकारी बैंकों में 19 नवंबर को हड़ताल रहने वाला है। इसलिए अगर आपको बैंक में कोई काम है तो फिर आप जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि 19 नवंबर को हड़ताल की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं अगले दिन रविवार की छुट्टी रहेगी। खबर के अनुसार ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर के 19 नवंबर को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके कारण इस दिन बैंक बंद रहेंगे। इससे बैंकों में किसी तरह के काम कार्य नहीं किया जाएगा। आपको बता दो कि बैंक संगठन ने बैंकों के निजीकरण, ट्रेड यूनियनों और फिर नौकरी की सुरक्षा पर बढ़ते हमलों को लेकर के हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दरअसल बैंकों में दूसरे और फिर चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है, लेकिन हड़ताल के कारण इस महीने में तीसरे शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार बैंकों की हड़ताल की वजह से लोगों को बड़ा अमाउंट निकालने में दिक्कतें आ सकती है। साथ ही साथ लगातार 2 दिन बैंक बंद रहने से ATM सेवा भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अगर कोई काम है तो फिर जल्द से जल्द इसे आप निपटा सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति में एक्सपायरी डेट की दवा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में खत्म हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में गोपालगंज का उपचुनाव लड़ करके उन्होंने एकदम सही काम किया है। गोपालगंज में जिन लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट दिया वे उन्हें सलाम करते हैं। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फिलहाल देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प सामने है ही नहीं। ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार तो खत्म हो चुके हैं, राहुल गांधी को वे प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं मानते हैं। राहुल गांधी में इतनी ताकत है तो फिर वे फिर से अमेठी का चुनाव जीत करके ही दिखा दे। उनकी हालात तो यह है कि अगर रायबरेली में सोनिया गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े तो फिर उस सीट से भी कांग्रेस हारेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि लोग ये कह रहे हैं कि गोपालगंज में उनके उम्मीदवार के कारण भाजपा की जीत हो गई है, तो जवाब में ओवैसी ने कहा है कि वे लालू, नीतीश या फिर कांग्रेस से पूछ कर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। बिहार में आरजेडी की सरकार है, यह तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि लोगों ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया। तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 39 सीट हार गए थे। क्या वहां भी हमने हराया था? वह पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट किशनगंज से चुनाव जीत पाए हैं, जहां से हमारी पार्टी का उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने बिहार में 4 साल मेहनत करके लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद किया था। जिन्हें कोई जानता नहीं था उन्हें टिकट दिया था। हमारे 5 विधायक जीते और उनमें से 4 को आरजेडी ने तोड़ लिया। तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? महाराष्ट्र में जब शिवसेना और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में भाग गए तो सारी विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग करके कहा कि ये राजनीतिक दहशतगर्द है। बिहार में जब हमारे 4 विधायकों को तोड़ा गया तो फिर किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन पर तो ये आरोप लगाना है कि वे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, पूरी तरीके से ये गलत है। जहाँ यूपी में तो हमें वोट नहीं आए, फिर समाजवादी पार्टी क्यों हारी? अखिलेश यादव के इस्तीफा देने पर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार गया। जब उस चुनाव में तो हम नहीं लड़ रहे थे, या फिर समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? जब क्या समाजवादी और फिर बीजेपी के बीच कोई सीटिंग थी क्या? दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी के लिए पहुंची टीम तभी पहले से घात लगा करके बैठे तस्करों ने लाठी डंडा और फिर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है, जहां बैकेटपुर में शराब कारोबार की सूचना मिलने पर पहुंची मुसहरी पुलिस पर तस्करों ने जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कराया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपना जीवन साथी तक ढूंढ लेते हैं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में एक कर्मचारी के साथ धोखा हो गया। वे विदेशी लड़की से दोस्ती करना चाह रहा था। लंदन की लड़की से उनकी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन इस चक्कर में उसने 12 लाख रुपए गंवा दी। यह ठगी किए जाने के बाद शख्स सीधा थाना पहुंचा और फिर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। जी हाँ, आपको बता दूं कि कैशियर ईश्वर दयाल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लंदन वाली गर्लफ्रेंड उन्हें लूट करके चली जाएगी। जब महिला की मदद के लिए उन्होंने बैंक से करीब 11 लाख रुपए का लोन भी लिया, ताकि जब उससे ठगी हुई तो फिर वे पीर बहोर थाना पहुंचा और फिर मामला की प्राथमिकता दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष सबीउल हक ने बताया है कि मामले की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दो कि पिछले 17 सितंबर को ही ईश्वर दयाल के फेसबुक पर लंदन निवासी मर्सी गार्डसेन ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। नवंबर में महिला ने कहा है कि मैं इंडिया आई हूँ, लेकिन कस्टम ने मुझे रोक लिया है। मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। लड़की ने 75,000 पाउंड देने की बात कहकर के ईश्वर दयाल से लाखों रुपए ठग लिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अक्सर शिक्षा विभाग की लापरवाही वाली तस्वीरें सामने आती है। इसके बावजूद भी सुधार को लेकर के ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब बिहार के भागलपुर से एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया है। जब बीते मंगलवार की भागलपुर के एक विद्यालय में मैट्रिक परीक्षा 2023 को लेकर के सेटअप परीक्षा हो रही थी, जहाँ नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मामला बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर में स्थित राजकीय इंटर स्कूल कन्या विद्यालय का है। जब मंगलवार को 10वीं कक्षा की छात्राएं सेटअप परीक्षा दे रही थी, इस दौरान वे खुलेआम नकल करती दिखी। जिन्हें एक बेंच पर 5 से 6 छात्राएं बैठी हुई थी। कमरे में 100 से अधिक छात्राएं थी। वहीं जिन्हें बेंच पर जगह नहीं मिली तो फिर वे नीचे बैठ करके परीक्षा देती नजर आई। जहाँ वही इसको लेकर के जब विद्यालय की प्राचार्य माधुरी कुमारी से बात की गई तो फिर वे कहा कि स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा होने के कारण एक बेंच पर 4 की संख्या में परीक्षार्थियों को बैठाया गया है। नकल कोई नहीं कर रहा था। जब मीडिया ने कहा है कि वीडियो उपलब्ध है तो फिर इस पर उन्होंने विद्यालय भवन में कमरे की कमी होने की बात कह करके पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दो कि इस तरह की घटना कोई पहला मामला नहीं है।
पहला घटना नहीं है। इसके पहले भी बिहार के कई जिलों में ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था की पोल खोलने के बाद भी सुधार होने का नाम नहीं लिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और फिर 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। जहां सीबीएसई ने यह फैसला किया है कि अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा की स्कूलों में 2 बार प्री बोर्ड परीक्षा लिया जाएगा। जब बोर्ड ने इसे लेकर के सभी स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं और फिर 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए स्कूलों में 2 बार प्री बोर्ड लिया जाएगा। जब बोर्ड द्वारा इसको लेकर के सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं, जहाँ हर स्कूल इसकी तैयारी में जुट गया है। पहला प्री बोर्ड दिसंबर और फिर दूसरी बार जनवरी में ली जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर अभी तक विस्तार से शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनेट पर तेजी से एक डेट शीट की तस्वीर वायरल हो रही है। इस वायरल डेट शीट को लेकर के बोर्ड ने कहा है कि ये डेट शीट फेक है। बोर्ड की तरफ से अभी तक आधिकारिक के तौर पर कोई डेट शीट जारी नहीं किया गया है। हालांकि इस महीने के आखिर तक 10वीं और फिर 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट जारी होने की संभावना है, लेकिन इसे लेकर भी अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2022 के दौरान 10वीं और 12वीं 2023 बोर्ड परीक्षा की संभावित तिथि बताई थी। हालांकि बोर्ड ने अब तक 2023 में होने वाले परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनेट पर फर्जी डेट शीट वायरल हो रहा है। इस वजह से छात्रों के पेरेंट्स परेशान हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या, लूट और छिनतई जैसी घटना को अंजाम देकर के पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक से बाइक सवार 2 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। जब पीड़ित का नाम संजीव कुमार है, जो एक निजी फार्म में लेखापाल का कार्य करता है। बताया जा रहा है कि संजीव आर ब्लॉक में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा से 2 लाख रुपए निकाल करके अपने बैग में रख करके आसियाना IDBI बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस दौरान वे सचिवालय के गेट के समीप दुर्गा मंदिर के पास 3:30 बजे जैसे ही पहुंचा तो फिर पीछा कर रहे 2 बाइक सवार अपराधी वहां पहुंच गए और उससे पैसों से भरे बैग झपट करके फरार हो गया। दोस्तों RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से कह दिया है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और सभी के पूर्व समान है। दरअसल हाल ही में उन्होंने कहा है कि आज भले ही ये कहा जाए कि सब अलग अलग है, लेकिन विज्ञान कहता है कि 40,000 साल से हमारा DNA एक है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। उन्होंने आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान DNA मैपिंग की बात कहता है। आज हमें कुछ भी लगे, हम ये कहें कि हम अलग अलग हैं, हम ऐसे हैं या फिर वैसे हैं, पर विज्ञान कहता है कि 40,000 साल पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से छिंदवानी नदी की पूर्व तक और फिर तिब्बत से उत्तरी यानी कि चीन की तरफ से ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उनका DNA 40,000 वर्षों से समान है। इसी के साथ यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि RSS की स्थापना से ही RSS ये कहता रहा है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। आगे उन्होंने कहा है कि हम 1925 से कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है। जो लोग भारत को अपनी माता मानते हैं और विविधता में एकता की संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं और इस दिशा में प्रयास करते हैं, भले वे किसी भी धर्म की संस्कृति, भाषा और फिर खान पान की आदतों और फिर विचारधारा का पालन करते हो, वे सभी हिंदू है। यह कहना है RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत का। दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल, भाजपा और AIMIM मिलकर के चुनाव लड़ रही है। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, दंगे करवाते हैं, हम उनके खिलाफ। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुजरात चुनाव को लेकर के दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, भाजपा और फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल, भाजपा और AIMIM मिलकर के चुनाव लड़ रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश को जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा से हो रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, दंगे करवाते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या किसी भी पार्टी का हो, हम उनके खिलाफ हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार दरभंगा, नालंदा, पूर्णिया
समेत 38 जिलों के किसानों को सब्सिडी का लाभ देने जा रही है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के किसानों को नीतीश सरकार कल्टीवेटर, थ्रेशर, हीरो और सीड ड्रिल पर 80% की सब्सिडी देगी। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जब बिहार के किसान 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इन कृषि यंत्रों के अलावा भी किसानों को अन्य कृषि यंत्र पर भी सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। जहाँ सामान्य कैटेगरी में आने वाले किसानों को 75% तक अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 80% अनुदान दिया जाएगा। आप वेबसाइट www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर के कृषि यंत्रीकरण योजना पर क्लिक करें और फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। दोस्तों, सहरसा जिला मुख्यालय के तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित सिमरी बख्तियारपुर निवासी किशन पासवान के दिव्यांग पुत्र प्रताप कुमार पासवान ने दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली है। जहां अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसके बाद उनके परिवार सहित जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं इस खबर के बाद पिता के आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। जब प्रताप कुमार पासवान त्रिकोणीय सीरीज बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, जो 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर को आयोजित होगी। अब प्रताप कुमार पासवान बांग्लादेश पहुंच करके अपने इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे, वहां भी परचम लहराएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जब पूर्वी चंपारण जिले में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की पीट करके जान चली गई। उधर भोजपुर में आधी रात को गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, फिर उसकी इस कदर पिटाई की गई कि उसकी जान चली गई। जब वही घटना के बाद इलाके में तनाव है। जब पूर्वी चंपारण और भोजपुर दोनों ही मामले बेहद सनसनीखेज हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण मामले में मृतक की पहचान जिले के डुमरिया घाट थाना में स्थित धनगरा गाँव के रहने वाले चंदीप यादव के तौर पर हुई है। आरोपी मुकेश यादव ने चंदीप को अपने घर डिनर पर बुलाया था। जब चंदीप वहां पहुंच गया तो फिर मुकेश और उसके परिवार वालों ने उसके साथ तब तक बेरहमी से मारपीट की जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। या देर रात तक जब चंदीप घर नहीं लौटा तो फिर उसकी मां मुकेश से अपने बेटे के बारे में पूछने लगी। हालांकि मुकेश यादव और फिर उनके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ गाली गलौज की और फिर उसे घर के अंदर नहीं घुसने दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में हो रहे छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी प्रचार के दौरान स्टूडेंट को लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनमें से एक छात्र नेता लड़कियों के पैरों में गिर करके उनसे वोट करने की अपील करते हुए नजर आया है। ये छात्र नेता कोई और नहीं बल्कि पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के समर्थित उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश है। लड़कियों के पैर पकड़ करके वोट मांगते हुए दीपांकर का वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। दीपांकर प्रकाश पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। जहां अन्य कैंडिडेट्स के मुकाबले में उन्होंने प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया है। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग लड़कियों के पास जाकर के उनके पैरों में गिर रहे हैं और उनसे वोट की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दीपांकर प्रकाश छात्रों को अपने वादे गिना रहे हैं और कहते हैं कि दीदी प्लीज हमें ही वोट देना, ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपांकर ने स्टूडेंट्स से अब पटना मेट्रो में फ्री पास दिलवाने, 24 घंटे लाइब्रेरी की मुफ्त सुविधा मिलने, हॉस्टल और कैंटीन की हालात सुधारने का वादा किया है। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार के आगे इंसान सब भूल जाता है, जब उसे कुछ भी नजर नहीं आता है, बस प्यार को पाने की धुन समा जाती है। लेकिन अगर दारोगा बाबू को ही ये धुन सवार हो जाए तो फिर क्या कहिएगा। जब बेगूसराय से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में दारोगा जी अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। प्रेमिका 2 बच्चों की माँ है तो फिर दारोगा जी 4 बच्चों के पिता है। बेगूसराय जिले में एक दारोगा को थाना क्षेत्र की एक महिला से ही प्यार हो गया, लेकिन प्यार में ट्विस्ट तब आया जब दारोगा जी मांग में सिंदूर भर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना करके वायरल कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार ने एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के मामले में खतरे की घंटी बजा दी है। जब बिहार के ज्यादातर शहर भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। सीवान शहर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। सीवान शहर कल देश भर में सबसे प्रदूषित शहर बन गया। सीवान का वायु गुणवत्ता सूचकांक 433 पर जा पहुंचा। राजधानी पटना की हालात पहले से ही खराब है। आंकड़े बता रहे हैं कि पटना का राजा बाजार और समनपुरा इलाके में सबसे प्रदूषित शहर रहा। राजधानी में मंगलवार को समनपुरा, राजा बाजार और पटना एयरपोर्ट इलाके की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। यहां का अधिकतम सूचकांक 500 पर पहुंच गया। हवा में मोटे और महीन धुलकन की मात्रा ज्यादा हो गई। जब इस इलाके में सड़कों की सफाई और फिर पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। दोस्तों,
बात करते हैं कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुलिस कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उनके साथ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है। इसके साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून, महिलाओं को आरक्षण और फिर विधि व्यवस्था की चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्राइम करने वाले पर त्वरित कार्रवाई करें। नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस में अमूलचूल बदलाव आया है। जब पहले पुलिस बल की संख्या 42,481 थी, विधि व्यवस्था और फिर अपराध नियंत्रण के लिए अधिक पुलिस बल की आवश्यकता थी। इसके लिए हमेशा कहते रहे हैं, हमें काम करने का मौका मिला तब आर्मी से रिटायर्ड बलों को सेप के रूप में बहाल किया, उन्हें 60 साल की उम्र तक काम करने का अवसर दिया। लगातार हम संख्या बढ़ाने के लिए कहते रहे हैं। 2007 में ही कहा कि पुलिस को 2 हिस्से में बांटना है, एक हिस्सा अनुसंधान और दूसरा विधि व्यवस्था में लगेगा। अब जाकर के ये हुआ है, इसमें काफी देरी हुई है। क्राइम कंट्रोल के लिए कार्रवाई में तेजी लाएं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि केस दर्ज होने पर समय सीमा के अंदर उसका निष्पादन होना चाहिए, इसीलिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए कहते रहते हैं। जब बहाली के साथ ही प्रशिक्षण भी समय पर कराएं। उन्होंने मंच पर मुख्य सचिव से इसका वादा कराया है। अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस कर्मियों से कहा है कि आप सबने शराब नहीं पीने की शपथ ली है। यह शराब बहुत खराब चीज है, इसलिए स्वयं तो नहीं पीजिएगा बल्कि दूसरे को भी इसे रोकेगा। कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं। 90% ठीक हो गए हैं, 10% को ठीक करना है। दोस्तों बात करते हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की खूब सराहना की थी। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में कुछ ऐसे भी नेता है जो विकास के काम राजनीति नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव के बाद अब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नितिन गडकरी की सराहना की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी में ये पुरानी परंपरा रही है कि जो नेता अच्छा काम करते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। नितिन गडकरी बीजेपी में रहते हुए अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी उन्हें धीरे धीरे से पार्टी से किनारा कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि पार्टी में रह करके कोई नेता अपनी अलग पहचान बना ले। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी को साइड करते हुए जा रहे हैं। बीजेपी को ये बात पसंद नहीं है कि कोई उनकी पार्टी में रह करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ले और फिर काम इतना अच्छा करे कि लोग उनकी सराहना करने लगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में रहते हुए भी नितिन गडकरी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करता है उसकी सराहना तो लोग करते ही हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी को पार्टी से दरकिनार करने में लगे हुए हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।